Good morning student, welcome to physics class. This video is related to 12th English medium student. ये 12th English medium वालों के लिए वीडियो है. As you know, we discuss nuclear physics. आपको पता था हम न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में डिस्कशन चल रहा है हमारा. हम काफ़ी कुछ उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं. कल जो हमारा लास्ट टॉपिक रहा था वो रहा था एनर्जी रिलेटेड टू 1U. आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मास डिफेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है. तो आइए स्टडी करते हैं. मास डिफेक्ट. देखिए, आपने न्यूक्लियस का कंपोजिशन समझ लिया था. न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. यही न्यूक्लियस का कंपोजिशन है. हमने न्यूक्लियस के कंपोजिशन को स्टडी किया था और हमें पता चला था कि न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. तो न्यूक्लियस का जो वेट होना चाहिए वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेट के बराबर होना चाहिए. भाई, न्यूक्लियस का अगर वेट होना चाहिए तो वो किसके बराबर होना चाहिए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेट के बराबर. आपको बताया गया था एक डिवाइस होती है जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर. तो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो होती है वो न्यूक्लियस का एक्चुअल वेट निकालती है, सही वेट निकालती है. तो भाई, हमारे हिसाब से तो न्यूक्लियस का वेट होना चाहिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेट के बराबर. बट एक्सपेरिमेंटली जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो रियल वेट है न्यूक्लियस का, वो स्लाइटली लेस होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेट से. जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं. जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, 8O16. अब इसमें देखा जाए तो 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है. तो इसका जो वेट होना चाहिए वो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन के वेट के सम के बराबर होना चाहिए. भाई, इसका जो वेट होना चाहिए 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन के वेट के सम के बराबर होना चाहिए. लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पता चला है कि इसका जो वेट है वो उतना नहीं है. मतलब इसका जो वेट है वो स्लाइटली लेस मिला है, थोड़ा सा कम मिला है. जो मिलना चाहिए था 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन के बराबर, वैसा नहीं है. उन दोनों के सम के बराबर नहीं है, थोड़ा सा उससे कम मिला है. तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस का जो एक्चुअल वेट है वो थोड़ा सा कम होता है. तो न्यूक्लियस को कंस्ट्रक्ट करने में, या ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को आपस में कंबाइन करके रखने में कुछ ना कुछ मास लॉस हो जाता है. इसी को मास डिफेक्ट कहते हैं. हिंदी में इसको हम लोग क्षति, हानि कहते हैं, नुकसान कहते हैं. और एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. जैसे मान लीजिए आपके पास 2000 ग्राम बूंदी है ना, और आप उसके लड्डू बनाते हैं. लड्डू बनते हैं बूंदी के. आपने 2000 ग्राम बूंदी के लड्डू बनाए, बिल्कुल एग्जैक्ट 2000 ग्राम है. आप जो लड्डू बनाएंगे बूंदी में चाशनी भी होती है, थोड़ा बहुत रफ मटेरियल्स भी होती है, मतलब चाशनी हाथों में लगेगी आपके, आप जब बनाएंगे. मैं गारंटीड के साथ कह सकता हूँ कि जो लड्डू बनेंगे उनका वेट 2000 ग्राम नहीं आएगा, थोड़ा सा कम आएगा. 1995 ग्राम हो जाएगा. चलो 5 ग्राम कम हो जाएगा. और आप चाहकर भी उस 5 ग्राम का अनुमान नहीं लगा पाएंगे. हाथों में चिपक जाएगा या कुछ जिसमें आप बनाएंगे उस पर हाथ में चिपक जाएगा. तो रीजन क्या रहा? रीजन बहुत सीधा सा रहा कि बूंदी के लड्डू को बनाने के लिए हमने जो बूंदी ली थी वो ज़्यादा ली थी, लेकिन लड्डू कम बना. कुछ हिसाब किताब को इस तरह से समझ सकते हैं कि 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन मिलकर एक ऑक्सीजन का न्यूक्लियाई बना सकते हैं. लेकिन एक्सपेरिमेंटली तो नहीं मिला ना. तो एक्सपेरिमेंटली जो होता है, यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर जो मेजर करता है न्यूक्लियस का मास, वो तो इसके मास से थोड़ा सा कम मिला. इसी को अपन मास डिफेक्ट कहते हैं. ठीक है. अब इसमें दो चीज है. ऑब्जर्व्ड मास. ऑब्जर्व्ड मास क्या होगा? इसको अपन लोग सिग्मा m लिखते थे. ऑब्जर्व्ड मास क्या होगा? देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसके अंदर. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होगा
उसी को अपन क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व्ड मास। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन हुए Zn, और कितने न्यूट्रॉन हुए A माइनस Z Mn। तो सिग्मा m बराबर क्या आया, Znp प्लस A माइनस Z Mn। ये आपका ऑब्जर्व्ड मास हुआ। कौन सा मास हुआ, ऑब्जर्व। और एक्चुअल मास जो हम बिल्कुल सही मेजर करेंगे वो है कितना, कैपिटल M। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है, ये ऑब्जर्व्ड मास है। मास डिफेक्ट होता है जो मास आपने ऑब्जर्व किया है और जो एक्चुअल मास है उसका डिफरेंस। ऑब्जर्व्ड मास माइनस एक्चुअल मास, ये मास डिफेक्ट होता है। इसको डेल्टा एम से लिखते हैं। डेल्टा एम बराबर होगा सिग्मा एम माइनस कैपिटल एम। ये है आपका सिस्टम। आई थिंक मास डिफेक्ट आपको समझ में आया होगा। ये है मास डिफेक्ट। बहुत से बच्चे पूछते हैं क्या सर ऑब्जर्व मास हमेशा एक्चुअल मास से ज्यादा होगा? डेफिनेटली, बिल्कुल, ऑब्जर्व मास हमेशा एक्चुअल मास से ज्यादा ही होता है, जब तो मास डिफेक्ट निकल के आया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांध के रखने में या कंबाइन करके रखने में कुछ ना कुछ मास हमारा लॉस हो जाता है। उसी को अपन लोगों ने क्या नाम दिया गया है, मास डिफेक्ट नाम दिया है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी एटम वाले उसमें भी आया था। बाइंड का मतलब होता है बांधना। तो न्यूक्लियन किसको बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड रूप से हम लोग न्यूक्लियन कहते हैं। तो न्यूक्लियनों को बांधने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी को आप सीधे साधे कंसेप्ट से समझिए। किसी चीज को बांधने में जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको फ्री करने में भी उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना? तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियन। न्यूक्लियस को न्यूक्लियन में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? उसकी बाइंडिंग एनर्जी। आप कहेंगे सर तो बांधने की बात कर रहे थे, ये तो ब्रेक करने कह रहे हैं। तो मैं यही तो आपको बात समझा रहा हूं कि किसी चीज को बांधने में, बाइंड करने में जितनी एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करने में भी कम से कम उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियन। न्यूक्लियस को न्यूक्लियन की फॉर्म में ब्रेक करने के लिए, न्यूक्लियन में तोड़ने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है वो बाइंडिंग एनर्जी है। अब एनर्जी कैसे निकालेंगे? आपने मास डिफेक्ट निकाला था, कल मैंने आपको आइंस्टीन की एनर्जी मास इक्वेशन पढ़ाया था, वही। तो मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट जो एनर्जी होती है वो हम लोग आइंस्टीन की एनर्जी मास इक्वेशन से निकाल लेते हैं। तो आइंस्टीन की एनर्जी मास इक्वेशन से बाइंडिंग एनर्जी E बराबर हो गई आपकी डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये है आपकी क्या? बाइंडिंग एनर्जी। डेल्टा एम क्या है? जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने, मास डिफेक्ट। डेल्टा एम सी स्क्वायर कर लीजिएगा, आपको आपकी क्या मिल जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी।
और कल आपने एक चीज पढ़ी थी 1U के इक्विवेलेंट बाइंडिंग एनर्जी, मैं नहीं पढ़ाया था आप लोगों को। 1U के इक्विवेलेंट बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी? 1U के इक्विवेलेंट बाइंडिंग एनर्जी थी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको कहा था कि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो 931 लेते हैं, तो हम इसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेते हैं। तो अब आप सोचिए, दिमाग लगाइए, बाइंडिंग एनर्जी का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला निकल के आ रहा है। डेल्टा एम तो आप निकालेंगे, उसमें अगर आप 931 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको सीधा बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। अगर आप डेल्टा एम में 931 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको सीधे बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए कि 1U के इक्विवेलेंट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 8U के इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी है? 931 मेगा। तो डेल्टा एम के इक्विवेलेंट कितनी होगी? डेल्टा एम में जाने कितने U होंगे? 10U होंगे, 5U होंगे, कितने U होंगे? उनका मल्टीप्लाई करो भाई। 1U के इक्विवेलेंट है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10U के इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी? 10 × 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कैलकुलेशन भाई बहुत इजी पड़ेगा, मास डिफेक्ट निकालो और सीधे उसमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगी बाइंडिंग एनर्जी। कोई दिक्कत? आई थिंक क्लियर होगा आपको। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? देखिए, रेशियो ऑफ EBN से लेते हैं इसको, रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी एंड मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर का जो रेशियो होता है, इसी को अपन पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी एक तरह से आप इसको ऐसे समझिए कि एक न्यूक्लियस को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसी को अपन बोलेंगे पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, और इसको EBN से लिखते हैं। EBN बराबर हो जाएगा EB/A। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितनी ज़्यादा पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस आपका स्टेबल हो। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे 8O16, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है मान लीजिए 160, ठीक है। और एक और हम आपको एग्जांपल देते हैं, और ये देखिए 2He4 और इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप बताइए कौन स्टेबल है? ये स्टेबल है या ये स्टेबल है? आपको लग रहा होगा 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 148 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन स्टेबल है, आप सही तरीके से अंदाजा नहीं दे पा रहे होंगे। 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको लग रहा होगा ये स्टेबल है, नहीं। आपको लग रहा होगा 48, नहीं, ये भी नहीं है। इन दोनों में से कोई भी कैसे पता चलेगा कौन स्टेबल है? आप इसकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी निकालिए। कई बार बच्चे गलत समझ जाते हैं, सोचते हैं जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी सर उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। अब इसकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी आप जब निकालेंगे तो 160/16 निकालेंगे तो कितना आएगा? 10। इसकी निकालेंगे 48/4 करेंगे तो ये कितना आया? 12। ऐसे समझिए कि ऑक्सीजन में से अगर आप एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को अलग करना चाहेंगे तो आपको कम से कम 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी होगी। लेकिन अगर आप हीलियम में से एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को अलग करना चाहेंगे तो आपको 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी होगी। ऑक्सीजन में से अलग करना चाहेंगे तो 10 और हीलियम में से अलग करना चाहेंगे तो 12। तो बहुत सिंपल सी बात है, हीलियम में से अलग करने के लिए आपको 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ी। तो कौन स्टेबल हुआ? मोर स्टेबल। विच इज द मोर स्टेबल एलिमेंट? क्लियर है, हीलियम इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हीलियम आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ से आपको अलग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो जिसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअलिटी में स्टेबिलिटी को समझाती है। किसको समझाती है? स्टेबिलिटी को। जितनी ज़्यादा पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस आपका स्टेबल होगा। और तीनों ये टॉपिक जो हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कैसे? पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी जब तक नहीं निकल सकती जब तक आपकी बाइंडिंग एनर्जी ना हो, और बाइंडिंग एनर्जी तब तक नहीं निकल सकती जब तक आपकी मास डिफेक्ट ना हो। ठीक है ना? तो ये सब आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इससे संबंधित कोई एक आप न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन है, determine the binding energy. Determine the binding energy of 26Fe56 nucleus. Nucleus 26Fe56 mass 55.9349 U. Mass of neutron 1.00867 U. Mass of proton 1.00783 U. और आप जानते हैं 1 U के इक्विवेलेंट जो एनर्जी होती है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 26Fe आपका न्यूक्लियस है जिसमें उसका मास दे रखा है 55.9349 U। न्यूट्रॉन का मास दे रखा है 1.00867 U। प्रोटॉन का मास दे रखा है 1.00783 U। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रोटॉन के कितने नंबर है ना, तो ZMP मतलब हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑब्जर्व्ड मास, मैंने कहा ना आपसे वो बाइंडिंग एनर्जी पूछा, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आपको सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा, फिर आगे बात होगी। तो सबसे पहले तो इसमें मास ऑफ प्रोटॉन निकालना। आंसर देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन ZMP, Z कितना है 26 और एक प्रोटॉन का मास कितना है 1.00783। ठीक है, ये है, तो ये ZMP ये प्रोटॉन का है। इसी तरीके से मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं, तो A माइनस जेड एम एन, तो A कितना है आपका 56 और Z कितना है 26, तो 56 माइनस 26 करेंगे तो कितना आएगा 30 और Mn न्यूट्रॉन का मास 1.00867। थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो लेंथी है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए हम लोग कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। आप कहेंगे सर कैलकुलेटर की हेल्प ले ली तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है, ऑब्वियस है कि बड़ा क्वेश्चन होता है, लेकिन क्या है कि कई बार पेपर में क्या है डिजिट ऐसी दे देता है जिससे सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है।
मैं इस बात से कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि इसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाता है तो 5-10 मिनट खत्म है। लेकिन मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन अपने मन से बनाकर आता है और उसमें कैलकुलेशन बहुत कम हो, जैसे प्रोटॉन का मास जैसे यहाँ 1.00782 दे रखा है, यहाँ कोई 7 तक ही करवा ले आपसे, तो ये तो क्या है कि जो दिया होगा आप ये कहेंगे, ये नहीं कहेंगे आप कि सर हमें तो पता है प्रोटॉन का मास इतना होता है, उसने इतना दिया। तो जो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको उसी से करना है, अपना आपको उसमें कोई खास दिमाग चलाना नहीं। ठीक है, आइए कैलकुलेशन बाय बताता हूँ क्या है। देखिए, हाँ जी, ये था 26 मल्टीप्लाई बाई 1.00783, तो ये निकल रहा है 26.2035, 26.2035 U। कैलकुलेशन आप खुद भी करके देखिए अपने हिसाब से, वो समझ लीजिए आपको। अब जैसे 30 इंटू 1.00867 है, ये आ रहा है 30.2601। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 863645। ये क्या है आपका? ये आपका है ZMP प्लस A माइनस ZMN, ये है आपका, यानी एक तरह का ऑब्जर्व्ड मास है। और एक्चुअल मास दिया है आपको कैपिटल M, कितना दिया है? ये एक्चुअल मास है। तो मास डिफेक्ट कितना होता है? डेल्टा M बराबर जो ऑब्जर्व्ड मास है, यानी कि ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस के कैपिटल M। फोर 6,368 और ये 55.93490, आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए साफ कर देते हैं, फिर ऊपर से करते हैं इसको। क्वेश्चन तो काफी बड़ा ही होता है। दोबारा कर रहे हैं, देखिए 56.46368 माइनस है 55.93490, तो ये 8 आएगा। 16 में से 9 गया, 7 आएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, और 12 में से 4 गया तो ये आपका 8 आएगा। यहाँ 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ M1 कैरी आ जाएगा, और 14 में से 9 जाएगा तो 5.0। तो ये मास डिफेक्ट आया। ठीक है, और क्वेश्चन में जो डिमांड थी वो खाली बाइंडिंग एनर्जी की थी, तो बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट आ गया। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आएगी? देखिए, आपको बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो खाली डेल्टा M में आप 931 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। तो 0.52878 में 931 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आता है? देखिए आइए, इस सब को सॉल्व करने पर जो आंसर आ रहा है 49.2829 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है ना। और अगर आप इसमें पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी निकालना चाहेंगे EBN, तो EBN बराबर क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी में मास नंबर का डिवाइड करो, यानी कि 492.29 में आप डिवाइड कर देंगे 56 का,
492.29 में अगर आप डिवाइड कर देंगे किसने का 56 का, तो ये तकरीबन 8.79 आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी बुक का सेकंड क्वेश्चन था। कैलकुलेशन वाइज कह रहा हूँ, थोड़े बड़े होते हैं और आप इस बात को समझ चुके होंगे कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी निकली है वो 492.29 निकली है और पर न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी निकली है वो 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकली है। कितनी निकली है? 8.79। तो क्लियर है। क्वेश्चन में तो हालांकि इतना ही डिमांड था, क्वेश्चन का जो आंसर है वो 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। क्वेश्चन का जो आंसर रहा वो आपका 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहा है। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी की, तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी आपकी निकल रही है 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप कोई अलग करना चाहते हैं, किसी एक एटम को अगर आप अलग करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि न्यूक्लियर मतलब Fe का कोई एटम अलग हो जाए, कोई न्यूक्लियर अलग हो जाए, तो उसके लिए आपको 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को देना होगा, तब वो उसका एक न्यूक्लियन उसको छोड़कर जाए। तो ये था आपका न्यूमेरिकल। चलिए फिर आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और। चैप्टर ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो हम आप लोगों को समझा चुके हैं लगभग, और इसके न्यूमेरिकल काफ़ी बड़े आते हैं, मैंने आपसे कहा था। अब तो जो कर्व है, अब तो जो बात है वो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड है। थोड़ा सा आपको मैं एक बार ब्रीफिंग दे दूँ इस चक्कर में। देखिए एटम बहुत सारे हैं। अब आप जानते हैं कि कुछ एटम तो ऐसे हैं जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन दिखाते हैं। पढ़ा है आपने न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होता है? द प्रॉपर्टी टू ब्रेक हैवी न्यूक्लियस इनटू स्मॉल न्यूक्लियाई, मतलब जो भारी हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो ब्रेक होकर छोटे या हल्के न्यूक्लियाई बन जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को अपन न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। टू और मोर देन टू लाइट न्यूक्लियाई जॉइन टुगेदर एंड क्रिएट अ हैवी न्यूक्लियस, उसको अपन न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ, कौन से ऐसे न्यूक्लियाई हैं जो फ्यूजन दिखा रहे हैं, कौन से ऐसे न्यूक्लियाई हैं जो फिजन दिखा रहे हैं, और कुछ ऐसे न्यूक्लियाई हैं जो रेडिएशन एमिट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा रेडियम का पेंट वगैरह आता है, वो रेडिएशन एमिट करते हैं। जो ऐसा काम करते हैं, तो कौन से ऐसे न्यूक्लियाई हैं जो रेडिएशन एमिट करते हैं? तो कहने का मतलब ये है सब तरह के न्यूक्लियस हैं, है ना। कोई रेडियोएक्टिविटी दिखा रहा है, कोई न्यूक्लियर फिजन दिखा रहा है, कोई न्यूक्लियर फ्यूजन दिखा रहा है ना। और कुछ ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनको आप तोड़ मड़ोड़ ही मिल सकते हैं। अब इनमें से चॉइसेस कौन सी है? ऐसा करते क्यों हैं? ऐसा क्यों करते हैं कि कुछ एटम न्यूक्लियर फिजन दिखाते हो, कुछ न्यूक्लियर फ्यूजन दिखाते हो, कुछ रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी दिखाते हो? तो कोई ना कोई तो इनके पीछे रीजन रहा है। तो उसको समझाती है पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। जैसा मैंने आपसे कहा था, ठीक है। आप बताइए कोई चीज कब तक, कोई चीज अगर टूटेगी तो क्यों टूटेगी, या कोई चीज अगर जुड़ना चाहेगी तो कैसे जुड़ेगी? फिजन का मतलब एक तरह से टूटना होता है और फ्यूजन का मतलब जुड़ना होता है। तो कोई चीज अगर टूटेगी तो कैसे टूटेगी आप बताओ, है ना। टूटेगी कैसे बताइए आप? अगर कोई चीज टूटेगी तो कैसे टूटेगी, और कोई चीज अगर जुड़ेगी तो कैसे जुड़ेगी? देखिए टूटती है ना, जब कोई चीज टूटती है, कोई हैवी न्यूक्लियस टू और मोर देन टू लाइट न्यूक्लियाई में टूटता है, तो वो जब भी टूटता है तब उसके पास स्टेबिलिटी नहीं होती, और कोई चीज जुड़ती ही तब है जब उसको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये सारा खेल जो है वो स्टेबिलिटी का है। इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छी तरीके से डील करेंगे कल,
ठीक है, आज के लिए बहुत है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, और आप देखिए इससे रिलेटेड नोट्स में ग्रुप पे पोस्ट करूँगा।